तो कैसे वॉरियर्स, क्या हाल चाल आप सभी के? बहुत अच्छे होंगे यार, बहुत बढ़िया होंगे ना दोस्तों। चलिए, तो आप सभी को पता है, क्या पता है भाई कि हमने क्या किया, एक बढ़िया सा लेक्चर किया था यहाँ पे, किसका? नेशनलिज्म इन इंडिया का। तो नेशनलिज्म इन इंडिया आपके हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा सा टॉपिक, राइट। और आप बच्चों से एक बात प्रॉमिस की थी मैंने कि यार आपके लिए लेकर के आऊंगा एक 15-20 मिनट्स का समरी वीडियो, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यार जो लगभग 3-3.5 घंटे के वीडियो में हो सकता है कहीं कहीं पे मिस आउट कर गए हो सकता है यार कहीं कहीं पे थोड़ा सा आपके अंदर वो कहते हैं ना कि एक आलस वाला सिनेरियो आ गया हो, है ना। चलिए, तो आप सभी बच्चों के लिए एक क्विक रिकॉल है, ताकि आपने जो पढ़ा यार, जो भी आपने पढ़ा लाइव क्लास के अंदर, देखो लाइव क्लास का मजा अलग होता है, राइट, है ना। और वहां पे जिस डिटेल के साथ हम पढ़ते हैं यार, वो मजा भी अलग होता है। लेकिन होता है ना कि एक आपको बूस्टर चाहिए होता है, अरे सर थोड़ा सा वो कुछ दे देते, कुछ स्पेशल घुट्टी सा, तो अपन पी लेते उसको, है ना। और फटाफट से जो है हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे यार, कि लाइव क्लास में जो भी हमने पढ़ा था यहाँ पे उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, राइट। चलिए, अब इसी के पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ बच्चे अपन स्टार्ट करते हैं क्या आज का हमारा जबरदस्त वाला समरी लेक्चर। सो वील टॉक अबाउट द नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इंडिया का एक प्यारा सा छोटा सा समरी मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ऑब्वियसली बात है क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं बच्चों। तो टॉपिक्स वही हैं जो आपने कल कवर किए थे, बट अगेन यहाँ पे डिटेल में हम कवर नहीं करेंगे, क्विक पॉइंटर्स पे बात करेंगे, क्विक चीजों पे बात करेंगे, उन सभी चीजों पे बात करेंगे जो हमने यहाँ पे कल की थी, ठीक है। चलिए, नंबर 1, तो कल हमने किसके बारे में पढ़ा यार? हमने पढ़ा वर्ल्ड वॉर 1 इंडिया के बारे में, हमने यहां पे पढ़ा सत्याग्रह मूवमेंट्स के बारे में, हमने पढ़ा एनसीएम और खिलाफत के बारे में दोस्तों, और हमने पढ़ा सिविल डिसोबीडियंस और सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के बारे में। तो ये सभी बातें दोस्तों हम लोग कल लाइव लेक्चर के अंदर कर चुके थे, और अब समय आ चुका है कि आप बच्चों के साथ उसका क्विक रिकॉल यानी क्विक रिविजन किया जाए। तो दोस्त, हमें क्या पता है कि जब हम बात करते हैं नेशनलिज्म की यानी राष्ट्रवाद की, राइट, तो राष्ट्रवाद का जब बात किया जाता है, नेशनलिज्म का जब बात किया जाता है, तो इंडिया और यूरोप के नेशनलिज्म में बहुत फर्क था, राइट। बिकॉज नेशनलिज्म क्या है? एक फीलिंग है ना। नेशनलिज्म क्या होता है? एक फीलिंग होता है जहां पे लोगों के अंदर एक ना कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बन जाती है कि यार हमको एक नेशन बनाना है, हमको एक देश बनाना है ना। और यूरोप के अंदर आप देखोगे दोस्तों, तो ये फीलिंग किसके ऊपर बेस्ड थी कि लोग चाहते थे कि ऐसा नेशन क्रिएट हो जहां पे रहने वालों का कल्चर, उनका भाषा या उनका इतिहास, उनका हिस्ट्री जो है वो आपस में काफी कॉमन रहे, जहां पे लीडर्स जो उनके रूलर्स हैं, जो राजा महाराजा हैं, वो उनके साथ एक कनेक्शन रखते हो। तो इस टाइप के नेशन स्टेट्स बनाने का सपना था यूरोप के देशों का। अच्छा, अब अगर हम बात करें भारत जैसे देशों की दोस्तों, कि भारत जैसे कई सारे और ऐसे एरियाज थे जिनके ऊपर बड़ी यूरोपियन पावर्स ने कब्जा जमाया हुआ था, या फिर आप दूसरी भाषा में कहें तो कॉलोनाइज किया हुआ था, राइट। और इंडिया के अंदर दोस्तों जो मॉडर्न नेशनलिज्म था, जो राष्ट्रवाद का फीलिंग है, वो डेफिनेट सी बात है सिर्फ कल्चर, लैंग्वेज या हिस्ट्री के बेस पे नहीं बनता, वो बनता है एक कॉमन एक्सपीरियंस के बेस पे, राइट। बिकॉज जितने भी हमारे कॉलोनियल कंट्रीज थे दोस्त, है ना, जितने भी ऐसे कंट्रीज थे जिनको बड़ी बड़ी पावर्स ने यहां पे अपना कॉलोनी बनाया हुआ था दोस्तों, वहां पे सबके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम थी कि बच्चे उनको काफी ज्यादा हद तक टॉर्चर किया जा रहा था, काफी परेशान किया जा रहा था, है ना, उनके सभी रिसोर्सेज को छीना जा रहा था। अब इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों, भारत का एग्जांपल ले लीजिए, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, है ना, तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे करके अपने इंडिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ के सभी रिसोर्सेज को लूट लिया, लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सभी को एकदम तबाह कर दिया। तो एज ए रिजल्ट समाज के हर एक इंसान को ना एक एक्सपीरियंस है किस चीज का? यहां पे दबाए जाने का, उसको सप्रेस किए जाने का, और यही एक्सपीरियंस जो है लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो भारत की बात करिए, भारत जैसे और भी कई सारे इलाकों की बात करिए, जो भी कॉलोनाइज थे, इन बड़ी यूरोपियन पावर्स के कब्जे में थे, उन सभी लोगों के अंदर एक बात कॉमन थी कि सभी लोगों के जो दुश्मन थे ये कॉमन यूरोपियन यही पावर्स थी आपकी, और साथ ही साथ ये सभी लोग जो थे बहुत परेशान थे इस प्रकार के सप्रेशन से। तो एज ए रिजल्ट जो राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म है वो यहां पे कैसे निकल के आता है? एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के थ्रू। सो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब होता है जो कॉलोनिज्म के अगेंस्ट चलाया गया विद्रोह या आंदोलन था इन सभी रीजन्स के अंदर, और यहां पे लोगों को रियलाइज होता है यार कि किसी ना किसी फॉर्म में सभी लोग यहां पे इस पर्टिकुलर पॉलिसी से काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा बच्चे इफेक्टेड है, राइट। कि जो कॉलोनियलिज्म का पॉलिसी था इन बड़े सुपरीम पावर्स का, इन बड़े यूरोपियन पावर्स का, जिसके थ्रू ये कब्जा जमा लेते थे पूरे, है ना, अलग अलग इलाकों पे, जैसे एशियन अफ्रीका में देखोगे कि इन यूरोपियन पावर्स ने तगड़ा कब्जा जमाया हुआ था भाई। तो यहां पे लोग इक्वली लेवल पे परेशान थे, और यही लोगों को आपस में यूनाइट करता है या कनेक्ट करता है। तो लोगों के अंदर वो जो आया ना, एक फीलिंग आया कि अपना एक देश होना चाहिए, वो देश आजाद होना चाहिए। तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था, द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड। किसके अंडर? इन कॉलोनाइजेशन वाली कंट्रीज के अंदर, राइट, या इन कॉलोनीज के अंदर, राइट। चलिए, अब अगर आप देखोगे दोस्तों, तो लोगों के अंदर ये जो स्ट्रगल था इनका एंटी कॉलोनियलिज्म वाला, ठीक है, इसी के चलते आप देखेंगे क्या था, एक यूनिटी यहां पे डिस्कवर होने लगी। अब भारत में हमारे गरीब समाज की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए बिजनेस क्लास की, आप बात कर लीजिए इंडस्ट्रीज की, आप बात कर लीजिए वर्कर्स की, आप बात कर लीजिए किसानों की, हर एक का एक्सपीरियंस अलग था, हर एक के लिए आजादी का मतलब अलग था, हर एक की प्रॉब्लम्स अलग थी। लेकिन इन सबके बीच में एक बात कॉमन थी, और वो ये थी कि सभी लोगों को प्रॉब्लम्स देने वाले जो लोग थे वो थे ब्रिटिशर्स।
और ब्रिटिश के अगेंस्ट जो फाइट था इनका, वही इनको क्या करता है, आपस में यूनाइट करता है, आपस में कनेक्ट करता है, राइट। चले, और अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने ट्राई किया कि इन्हीं सभी एक्सपीरियंसेस को यूनाइट करके कॉमन स्ट्रगल में लाया जाए अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो यहां से कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो छोटा सा इंट्रो था अपना, ठीक है। अब हम बात करेंगे द इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। तो मैंने आप बच्चों कई बार आपसे कल क्लास में भी कहा था कि देखिए टॉपिक बहुत क्रूशियल है, 5 मार्कर्स यहां से कई सारे बनते हैं। अब अगर आप देखोगे 1919 के बाद का जो इलाका है, ठीक है, मतलब जो ईयर है अपने उतने जितने भी हैं, जो अपना नेशनल मूवमेंट था वो नए नए एरियाज में स्प्रेड होना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। अब देखिए कई सारे रीजंस हैं हमारे देश के अंदर यूनिटी के। सबसे पहला वर्ल्ड वॉर 1 और उसका इंपैक्ट। तो वर्ल्ड वॉर 1 ने अगर आप देखोगे दोस्तों तो इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया के पॉलिटिकल हालातों को बिल्कुल बदल के रख दिया था। कैसे, आइए समझते हैं इसको। नंबर 1 देखिए, अब इंडिया को ना कई सारी प्रॉब्लम्स यहां पे फेस करनी पड़ी। नंबर 1 पहला कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था ब्रिटेन का, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, ब्रिटेन इंडिया पे राज कर रहा था उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ 1914 से 18 के बीच में, राइट। तो उस टाइम पे जब आप वॉर लड़ते हो, जब आप युद्ध लड़ते हो, ऑब्वियसली बात है यार, आपका जो डिफेंस का खर्चा है ना, जो आपका गोला बारूद खरीदने का खर्चा है, एमिनिशन का खर्चा है, ये सब बढ़ जाएगा। और ब्रिटेन इस सभी खर्चे के लिए पैसे कहां से लेके आ रहा था? 2 सोर्सेस से। नंबर 1 वॉर लोन्स, कि वो लोन्स ले रखा था, कर्जे लिए होते उसने, और दूसरा सोर्स था भारत के अंदर टैक्सेस। तो ब्रिटेन क्या करता है कि इंडिया के अंदर टैक्सेस को बढ़ा देता है, राइट। अब जैसे इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, फिर आप देखोगे कि यार जो कस्टम्स होता है अपने, कस्टम्स ड्यूटी मतलब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के सामान पे टैक्स लगता है, उसे यहां बढ़ा दिया जाता है। फिर आप देखोगे जब वॉर चल रही थी उस टाइम पे जो आम चीजों का दाम था, है ना, जो कॉमन कमोडिटीज का दाम था, वो लगभग डबल हो जाता है, लगभग बढ़ जाता है, राइट। इससे क्या है, जो आम आदमी, गरीब आदमी यार, वो यहां पे बहुत परेशान हो जाएगा। फिर जो आप पंजाब के आसपास के इलाके देखेंगे और भी कई सारे गांव के इलाके आप देखेंगे, वहां से लोगों को जबरदस्ती भर्ती किया जाता था आर्मी में, जिसे आप फोर्स रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो देखो, आप अपने मन से आर्मी के अंदर जाओगे, एक देश की सेवा के लिए जाओगे, वो फीलिंग अलग होता है। लेकिन जबरदस्ती अगर आपको कोई उठा करके आर्मी में डाल दे, वो भी ये बोले कि हमारी साइड से लड़ो, और ब्रिटेन वाले तो अपने भी नहीं थे यार, वो कह रहे हैं कि हमारी साइड से तुम अपनी जान कुर्बान करो, तो वाई विल यू बी एग्री फॉर दैट, है ना। तो आप उसके लिए कभी एग्री नहीं करोगे। तो एज अ रिजल्ट गांव के अंदर आप देखेंगे बहुत ज्यादा गुस्सा था। और 1918 से लेकर 21 तक का जो टाइम पीरियड है, आप देखोगे इस टाइम पे भारत के कई सारे इलाकों में जो क्रॉप्स हैं आपके खत्म हो जाते हैं, है ना, क्रॉप्स की शॉर्टेज हो जाती है, फसलें खराब हो जाती है, और एज अ रिजल्ट लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता। प्लस इसी टाइम पे इन्फ्लुएंजा का बीमारी फैल जाता है। अब वो बीमारी इतना खतरनाक था यार कि उससे कई संख्या में आप देखोगे लोग मर गए। तो फाइनली जब सेंसस करवाया गया तो पता चला यार कि 12 से 13 मिलियन जो लोग थे वो सिर्फ बीमारी और भुखमरी, मतलब ये फामाइन वाली सिचुएशंस की वजह से मर गए। अब ऐसे सिचुएशन में आप देखोगे कि इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं है यार जो इंडियंस की बात सुने, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने में लगी हुई है, बिकॉज उसको वॉर से मतलब नहीं मिल रहा, ठीक है, उसको वॉर से छुटकारा नहीं मिल रहा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इज वेरी बिजी इन फाइटिंग वॉर्स, तो इंडिया के इन प्रॉब्लम्स को देखने के लिए वो एग्री करती ही नहीं है। अब यहां पे आप देखें दोस्तों कि एक इंसान की वापसी होती है भारत में साल 1915 में, और वो थे गांधी जी। अब गांधी जी की बात की जाए तो दोस्तों गांधी जी का स्पेशलिटी या गांधी जी का इंपॉर्टेंस क्यों है यार हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उसके पीछे का एक रीजन है। रीजन ये है मेरे भाई कि नो डाउट कि हमारे पास बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे जो पहले भी एग्जिस्ट करते थे, बहुत सारे नेता थे जिन्होंने पहले भी इंडिया के प्रॉब्लम्स को या इंडियंस के प्रॉब्लम्स को आगे रखा था ब्रिटिश सरकार के, लेकिन कोई एक ऐसा कॉमन लीडरशिप हमें नहीं मिल पा रहा था जो एक सामने से हमको गाइड कर पाए। अब देखो क्रिकेट टीम का भी एक कैप्टन होता है, कैप्टन के डिसीजंस ऑन फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नो डाउट कि क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी सभी बेहतरीन होते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से गाइड करना, यूटिलाइज करना किसका काम है? कैप्टन का काम। तो इंडिया को जो मिसिंग था बेटा, वो था इंडिया का कैप्टन। तो अब सिंपल सी बात है, कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपके सभी मूवमेंट्स को एक राइट डायरेक्शन में लेके जा पाए, और यहां पे रिटर्न होता है गांधी जी का। अब गांधी जी अगर आप देखोगे तो वापस आते हैं सर 9 जनवरी 1915 को, है ना। साउथ अफ्रीका के अंदर ये काफी टाइम से थे, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में अगर आप देखोगे तो उन्होंने काफी तगड़े तरीके से सत्याग्रह के थ्रू जो है वहां की जो सरकार थी, रेसिस्ट सरकार, जो काले गोरे का भेद करती थी, स्किन कलर के बेसिस पे आपके भेदभाव किए जाते थे, तो उस सरकार के अगेंस्ट उन्होंने बहुत सक्सेसफुली फाइट किया था। अब जो गांधी जी का फाइट करने का तरीका था दोस्तों, उसको हम कहते हैं द सत्याग्रह, राइट। अब सत्याग्रह आपको इस शब्द में ही आपको सत्य दिखाई दे रहा होगा, दैट मींस ट्रूथ। तो गांधी का मतलब सिंपल था, गांधी कहते थे कि अगर आपको किसी के साथ फाइट करना है, राइट, अगर आपको कॉलोनियल रूल को हराना है या किसी भी ऐसी सरकार को हराना है जो आपको बहुत परेशान करती है, तो उसके लिए वेपन्स उठाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सत्याग्रह बेस्ट है। आप पीसफुल तरीके से मास लेवल पे, बड़े लेवल पे एजिटेशन करिए, प्रोटेस्ट करिए, विरोध करिए, है ना। और साथ ही साथ आप देखोगे आपके अंदर अगर सच्चाई है तो आप डेफिनेट सी बात है आपको हथियार उठाने की जरूरत है ही नहीं। यहां पे गांधी कहते हैं यार कि देखिए सत्याग्रह कोई पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि हम चुपचाप चीजों को सुनते जा रहे हैं, हम एक्ट आउट नहीं कर रहे। ये एक एक्टिव रेजिस्टेंस है, कमजोर आदमी से कर नहीं सकता, और बहुत जरूरी है कि सत्याग्रह करने के लिए आपका कॉज बहुत जस्ट होना चाहिए। तो आप लगातार जो इंसान आपको परेशान कर रहा है उसके मन को बोलो कि भाई तुम गलत कर रहे हो, एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब वो इस बात को रियलाइज करेगा। तो इसी फिलॉसफी के साथ जो है गांधी भाई आगे बढ़ते हैं, और गांधी के पॉलिटिकल करियर की अगर भारत में बात की जाए दोस्तों, तो 3 ऐसे बड़े मूवमेंट्स हैं जो गांधी के पॉलिटिकल करियर को डिफाइन करते हैं।
चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तो देखिए क्या होता है, जब गांधी फिलहाल 1915 में वापस आते हैं तब भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ खास थी नहीं, लेकिन गांधी को भी इतना आइडिया था नहीं, तो अगले 2 साल तक क्या करते हैं यार, वो पूरे भारत का टूर मारते हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि 1917 तक उन्होंने बिल्कुल पूरे भारत के पॉलिटिकल सिचुएशंस को समझा। अब ये बात थी करीब 1917 की, चंपारण एक जगह पड़ती है बिहार के अंदर, ठीक है, तो आप देखोगे तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, तो वहां पे क्या था, एक प्लांटेशन सिस्टम चला करता था इंडिगो का। तो इंडिगो क्या होता है, क्रॉप होता है, फूल होता है, उससे आप नीले कलर बनाते हो, फिर कपड़े वगैरह रंग मतलब कलर करने के लिए उसको यूज किया जाता है, और इंटरनेशनल मार्केट में उसका डिमांड काफी बढ़िया था। अभी जो यूरोपियंस थे वो इंडिगो को सस्ते दामों पर इंडिया से खरीदते थे, यहीं ग्रो करवाते थे और महंगे दामों में इंटरनेशनल मार्केट में बेचते थे। अब क्या होता है कि इनके बिजनेस की बैंड बजाती है, क्यों? बिकॉज जर्मनी क्या करता है कि इंडिगो का ऑल्टरनेटिव निकाल लेता है, एक आर्टिफिशियल कलर बना लेता है जो सस्ता भी था और रिजल्ट भी इसके अच्छे थे। तो एज ए रिजल्ट इंटरनेशनल मार्केट में इंडिगो का जो डिमांड था वो धड़ाम से गिर जाता है। अब इससे क्या होता है, यूरोपियंस को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो लॉस रिकवर करने के लिए किसको परेशान करते हैं, हमारे इंडियन फार्मर्स को। तो फिर वहां अगर आप देखोगे तो गांधी को इन्वाइट किया जाता है चंपारण के अंदर, ठीक है, और वहां पे गांधी जाते हैं, सब पूरा एनालिसिस करते हैं सिचुएशन का, सत्याग्रह करते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि इंडिगो प्लांटेशन वहां पे अबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। फिर आप देखेंगे अहमदाबाद और खेड़ा। तो अहमदाबाद के साथ दिक्कत क्या थी, अहमदाबाद में साल 1918 की अगर आप बात देखोगे तो ये वो साल था जब गुजरात के अंदर भयंकर बीमारी फैली हुई थी, प्लेग की। तो प्लेग एक बीमारी होता है जो कि चूहों से होता है, राइट। अब ऐसे में जो कॉटन मिल हुआ करती थी, कॉटन मिल जहां कॉटन का कपड़ा बनता है, वहां पे वर्कर्स काम करने जा नहीं रहे थे डर के मारे। तो जो हमारे ओनर्स होते हैं मिलके, वो अट्रैक्ट करने के लिए वर्कर्स को क्या बोलते हैं कि हम आपको एक एक्स्ट्रा पैसे देंगे, बोनस देंगे, प्लेग बोनस, राइट, आप आ जाओ काम करने। अब जब प्लेग अपना खत्म हो जाता है तब ये लोग बोनस को वापस लेते हैं। अब ऐसे में अगर आप देखोगे तो मार्केट के हालात बहुत खराब थे, सामान बहुत महंगा था भारत में, हर एक चीज आप देखेंगे बिकॉज ऑफ द वॉर। अब क्या हो रहा है यहां पे कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो कह रहे हैं कॉटन मिल के ओनर से कि भैया हमारी वेजेस को दिहाड़ी को 50% बढ़ा दीजिए, लेकिन जो ओनर्स है वो कह रहे हैं 20% से 1 रुपए नहीं बढ़ाएंगे। अब यहां पे एक डेडलॉक हो जाता है, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं, हड़ताल पे चले जाते हैं, काम धंधा बंद हो जाता है। गांधी आते हैं यहाँ पे, भूख हड़ताल करते हैं वर्कर्स के सपोर्ट में, और रिजल्ट ये आता है कि 35% से वेजेस को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं खेड़ा की। देखिए खेड़ा का डेट एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है, 1918 की जगह 1917 दिया हुआ है, और ये डेट कैसे गलत है इसका प्रूफ मैं दे चुका हूं लाइव में, तो प्लीज आप लाइव को रेफर कर लीजिएगा। हाँ, अलग एग्जाम में लिखने को आता है तो आप लिख देना एज पर एनसीईआरटी 1917, बट रियल डेट इज 1918। अब खेड़ा के अंदर क्या था यार, बेचारे जो पुअर किसान थे वो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा हाई रेंट और बहुत ज्यादा हाई रेवेन्यू से, टैक्सेस से परेशान थे, और वो यहाँ पे नहीं दे पा रहे थे। उसका रीजन था कि खेड़ा के अंदर काफी बार बारिश होने की वजह से, एक्सेसिव बारिश होने की वजह से फसल थी आपकी खराब हो चुकी थी, और बेचारे पुअर किसानों के पास यहाँ पैसे बचे ही नहीं थे कि वो अपना जमीन का किराया दे पाए या फिर वो टैक्सेस दे पाए, और चाहते थे कि इनको माफ कर दिया जाए। यहाँ पे गांधी आते हैं, सत्याग्रह करते हैं मिलकर के, और आप देखोगे रिजल्ट होता है कि यहाँ पे उसको माफ कर दिया जाता है। तो गांधी की भारत के अंदर बड़ी पॉलिटिकल विन मानी जाती है दोस्तों। और इसके बाद आप देखोगे तो लगातार जो है नेशनल एक्टिविटीज भारत में बढ़ रही होती है। अब इसके बाद से क्या होता है यार, टेंशन हो जाती है ब्रिटिश सरकार को कि भैया क्या किया जाए ऐसा कि जो हमारी नेशनल एक्टिविटीज को रोक दिया जाए। तो इसी सिलसिले में आप देखेंगे तो एक सेडिशन कमेटी बनाया जाता है, और उसको लीड कर रहे होते हैं जस्टिस सिडनी राउलेट। तो राउलेट साहब जो अपने प्रपोजल्स रखते हैं उन्हें राउलेट कमेटी जो है बेटा फाइनली जो है आगे रखती है सरकार के, और सरकार उसको एक कानून बना के यहां पे पास कर देती है, और इसी कानून को कहा जाता है द राउलेट एक्ट ऑफ 1919। तो इस एक्ट के हिसाब से क्या हुआ दोस्तों, सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास, पुलिस के पास अनलिमिटेड पावर्स आ गई कि अगर कोई भी इंडियन यहां सरकार के अगेंस्ट कुछ भी करता पाया गया तो पुलिस उसको उठा के सीधा जेल में डाल सकती है, वो भी 2 साल तक के लिए विदाउट ट्रायल। यानी अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया है ना, लेट्स से कि पुलिस को शक था कि आप कुछ गलत कर रहे हो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो आपको यहां पे उठा लिया जाएगा, और बिना किसी कोर्ट में आपको पेश किए, मतलब किसी भी कोर्ट में आपका केस नहीं चलेगा, आपको चुपचाप उठा के जेल में डाल देंगे अप टू 2 इयर्स तक, डिपेंडिंग अपॉन कितना स्ट्रॉन्ग आप कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि यहां पे ऐसा क्या था कि जिसको काला कानून या ब्लैक एक्ट भी कहा गया। ब्लैक एक्ट इसलिए कहा गया बिकॉज अगर एक बार पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया तो पहली बात, पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं थी, कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं चाहिए था आपको अरेस्ट करने के लिए। दूसरी बात, अरेस्ट करने के बाद किसी भी कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते। तीसरी बात, आप अपने लिए लॉयर हायर नहीं कर सकते, और चौथी बात, आप अपनी बात को भी सामने नहीं रख सकते। सो नो अपील, नो वकील और नो दलील, ये इस तरीके से आप देखोगे तो बड़ा पॉपुलर हो गया था उस टाइम पे, तभी इसको काला कानून कहा जाता है, बिकॉज ये बहुत अनजस्ट था और लोगों के साथ भेदभाव करता था, ठीक है। तो दैट वाज द राउलेट एक्ट। अब आप राउलेट एक्ट के बाद देखेंगे तो राउलेट एक्ट से जो गांधी जी यार बड़ा आप कह सकते हैं नाराज हो जाते हैं, और डिसाइड करते हैं कि भाई हम सत्याग्रह करेंगे राउलेट एक्ट के केस। तो सत्याग्रह की शुरुआत होनी थी लगभग 6 अप्रैल को 1919 को, विदा हड़ताल नेशन वाइड। अब पूरे देश भर में बंद हो जाता है सब कुछ, रेलवे वाले स्ट्राइक पे चले आते हैं ना, जितने भी सरकारी ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं इंडियन से, सब हड़ताल पे बैठ जाते हैं। अब ब्रिटिशर्स को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रेलवे लाइंस, कम्युनिकेशन सिस्टम से सब ठप पड़ जाए, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं भाई, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, डंडा उठाते हैं, सब पे चलाते हैं, सिंपल सी बात, राइट। अब इसी वजह से क्या होता है आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, लगातार
बार इंडियंस को दबाने का ट्राई करते हैं। अब जब इंडियंस को दबाया जाता है तो देखिए नो डाउट कि सत्याग्रह एक अच्छी फिलॉसफी, लेकिन इंडियंस के लिए काफी नहीं है, राइट। तो जब इंडियंस को मार पड़ती है तो भाई हम भी बदले में जो है वहां पे गोली बारूद चलाते हैं, एकदम बढ़िया से लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इंडिया में क्या होता है, दंगे होना स्टार्ट हो जाते हैं, खासकर पंजाब के आसपास की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तो 10 अप्रैल को आप देखोगे तो पंजाब या अमृतसर के आसपास की जो लोकल लीडर्स है उनको भी पुलिस उठा के ले जाती है, राइट। अब ऐसे में क्या होता है, जो इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट ऑफ 13 अप्रैल 1919। भाई देखो बैसाखी का फेस्टिवल था, बैसाखी का दिन था, और जलियांवाला बाग अगर आप देखेंगे तो जो गोल्डन टेंपल है अपना श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा जी, है ना, तो उसको आप देखोगे बेटा उसके बिल्कुल प्रेमाइसेस से लगा लगा बना हुआ है। तो एक ओपन ग्राउंड था उस जमाने में, इसका एक ही एंट्री एक ही एग्जिट था। अब यहाँ पे कई सारे लोग यार बैसाखी सेलिब्रेट करने आए हुए थे, और कई सारे लोग ऐसे थे जो अपने लोकल लीडर्स के अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए हुए थे। अब ऐसे में क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी जाती है जनरल डायर को, ठीक है, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर काफी बुरा हो रखा होता है उस टाइम पंजाब में। और डायर क्या करता है, अपनी फौज के साथ आता है, जलियांवाला बाग का एंट्री एग्जिट ब्लॉक करता है और वहां पे गोलियां चलानी शुरू कर देता है। हजारों की संख्या में लोग यहां मर जाते हैं। फिलहाल आप देखोगे जब ये बात वायरल होती है तो लोग यहां पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। रिवर्स में रिप्लाई में जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी बल का प्रयोग करते हैं और कई सारे सत्याग्रह को अरेस्ट कर लिया जाता है ना। उनको बोला जाता है कि नाक रगड़ के सलाम साहब बोलो। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अपने टाइटल्स वापस कर देते हैं, गांधी इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो आप देखोगे कुल मिलाकर राउलेट सत्याग्रह यहां पे फाइनली बंद हो जाता है जब वायलेंस इतनी ज्यादा स्प्रेड होती है। अच्छा अब देखो क्या हुआ बेटा यहां पे, तो गांधी को फील हुआ कि यार अभी जो है ना अगर ब्रिटिशर्स को अपोज करना है तो एक कंबाइंड मूवमेंट लाना पड़ेगा जिसमें हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर लड़ाई करें, ठीक है, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट। अब ये मौका मिलता है इनको खिलाफत के टाइम पे। देखिए खिलाफत मूवमेंट क्या था दोस्तों, उसको लीड किया था भारत में मोहम्मद अली, शौकत अली, दो बड़े यंग लीडर्स थे उस टाइम पे। इसके लिए इन्होंने कमेटी बनाई थी मार्च में बॉम्बे के अंदर 1919 में, ठीक है। अब ये खिलाफत मूवमेंट था किस बारे में, देखो बहुत सिंपल है यार, कि अभी क्या होता है वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन जो है ना ऑटोमन टर्की को हरा देता है। तो तुर्की के जो सुल्तान थे, है ना, तुर्की के सुल्तान, उनको खलीफा भी कहा जाता था। और ये सुल्तान सिर्फ तुर्की के राजा नहीं थे, बट साथ ही साथ जो मुस्लिम्स थे ऑल अराउंड द वर्ल्ड उनके स्पिरिचुअल गुरु या धर्म गुरु भी थे। अब हुआ क्या था कि जब ब्रिटेन ने वॉर जीत लिया तो तुर्की के ऊपर एक एग्रीमेंट लाया जा रहा था जिससे खलीफा के सभी पावर्स को छीन लिया जाएगा, स्पेशली इन दोज रीजन जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा थी। और इसी बात से आप देखोगे तो दुनिया भर के जो मुसलमान थे बहुत ज्यादा नाराज थे और यहां पे खलीफा के सपोर्ट में स्टार्ट करते हैं खिलाफत मूवमेंट्स, और ऐसी खिलाफत मूवमेंट्स को भारत में ही चलाया गया था। अब आप देखोगे तो गांधी को यहां पे एक समझ में आता है बात कि अगर इस खिलाफत के सपोर्ट में हम नॉन कॉपरेशन स्टार्ट कर दें तो ये मूवमेंट और बड़ा हो जाएगा, और जो हमारे एनिमीज हो तो कॉमन है ब्रिटिशर्स, तो उनको और ज्यादा दबा पाएंगे। तो एज ए रिजल्ट इसी बात को कन्विंस करते हुए कांग्रेस का जो कालकाटा सेशन था सितंबर 1920 का, वहां पे गांधी इस बात को आगे रखते हैं। तो थोड़ा बहुत इस बात को मान लिया जाता है, लेकिन फाइनली जो दिसंबर का 1920 का नागपुर का सेशन था वहां पे फाइनल सपोर्ट मिल जाता है नॉन कॉपरेशन को स्टार्ट करने का, है ना, इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत। तो यहां से कहानी आगे बढ़ती है। अब आप देखो कि गांधी ने अपनी किताब हिंदू स्वराज में लिखा था 1909 में कि महात्मा गांधी ने कहा था कि ब्रिटिश रूल भारत में इसलिए आया बिकॉज हमने कॉपरेट किया, अगर हम कॉपरेट करने से मना कर दे तो ब्रिटिश साम्राज्य गिर जाएगा और इंडिया को स्वराज मिल जाएगा। फिर फाइनली आप देखते हैं दोस्तों गांधी ने कहा कि 3 तरीके से इस मूवमेंट को अपने को करना है। कैसे, नंबर 1 जितने भी टाइटल्स या अवार्ड्स दिए गए सबको सरेंडर कर दीजिए। दूसरी बात सभी सरकारी जॉब छोड़ करके आप आ जाइए। तीसरी बात सरकार ने अगर बल का प्रयोग किया, फोर्स का इस्तेमाल किया, तो बदले में हम भी क्या करेंगे, यहां पे जो है सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च कर देंगे। तो क्वेश्चन आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन 3 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू गांधी। डिस्कस करिए क्या है 3 स्टेज। नंबर 1 पहला सरेंडर ऑफ टाइटल्स, सभी अवार्ड सभी टाइटल्स को वापस करना। दूसरा बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और तीसरा है कि फुल सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च करना अगर सरकार यहां पे बल का प्रयोग करती है, ठीक है। तो इस तरीके से गांधी ने कहा कि भाई हम नॉन कॉपरेशन को यहां पे रन करेंगे, राइट। चलिए नाउ अब बात आती है डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। अब इस नॉन कॉपरेशन के अंदर ही आप देखोगे दोस्तों, एक तरफ तो कांग्रेस इस नॉन कॉपरेशन को चला रही है, लेकिन इसी के पैरेलल कई सारे और भी मूवमेंट्स चल रहे हैं हमारे देश के अंदर जो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने डिफाइन नहीं किए या कांग्रेस ने नहीं करवाए, लेकिन फिर भी वो जो लोग हैं बेटा वो अपने आप को कांग्रेस से रिलेट करके और नॉन कॉपरेशन से रिलेट करके देखते हैं, ठीक है। तो हम 3 बातें करेंगे यहाँ पे, मूवमेंट इन द टाउन्स, मूवमेंट इन द कंट्री साइड एंड स्वराज इन द प्लांटेशन, ठीक है। तो नंबर 1 मूवमेंट इन द टाउन्स। अब अगर देखो दोस्तों तो रफली जनवरी 1921 के आसपास फुल फ्लेश तरीके से मूवमेंट आपका एक्टिव था ये, ठीक है। कई सारे सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, हर एक का स्वराज का मतलब अलग था, हर एक के लिए फ्रीडम का मतलब अलग था, ठीक है। तो जहां पे क्या होता है, नंबर 1 लेट्स टॉक अबाउट द मूवमेंट इन द टाउन्स। अब अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहां पे मिडिल क्लास, जो मिडिल एजुकेटेड क्लासेस थी, उन्होंने यहां पे इस मूवमेंट को लीड किया था टाउन्स के अंदर, शहरों के अंदर। स्टूडेंट, टीचर, लॉयर्स, है ना, इन सब ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, अपने स्कूल्स वगैरह छोड़ दिए और सारे कूद जो है यहां पे मूवमेंट के अंदर। काउंसिल के जो चुनाव होने वाले थे उन्हें बॉयकॉट किया गया, एक्सेप्ट द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, बिकॉज जस्टिस पार्टी बेटा दलित की पार्टी थी, उनको लगता था पॉलिटिकल सोल्यूशन ही उनके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो जस्टिस पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया
था, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया, फॉरेन गुड्स का विरोध किया गया, लिकर शॉप्स को ब्लॉक कर दिया गया उसके एंट्री को। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इससे क्या हुआ कि हमारे ब्रिटिश सरकार को फाइनेंशियली बहुत लॉस हुआ। अब जैसे कपड़े का एग्जांपल ले लीजिए, कपड़े को जब बॉयकॉट किया गया फॉरेन कपड़े को, तो पहले 102 करोड़ रुपए की वैल्यू का कपड़ा आता था भारत में, वो गिर के 57 करोड़ हो गया। ऐसे और भी कई सारे इकोनॉमिक लॉसेस आपको देखने को मिलते हैं। बट क्या होता है, ग्रेजुअली इतने बढ़िया स्टार्ट के बाद भी मूवमेंट जो है टाउन्स में फेल कर जाती है। क्यों फेल कर जाती है भाई? नंबर वन कि खादियार बहुत एक्सपेंसिव थी, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा बस ब्रिटिश गुड्स को यूज करने के सिवाय। फिर इंडियन इंस्टीट्यूशंस जिनको ब्रिटिशर्स को रिप्लेस करना था, यानी ब्रिटिश वाले इंस्टीट्यूशंस को रिप्लेस करना था, वो इतने धीरे बन रहे थे, इतने स्लो बन रहे थे कि लोग अपना काम धंधा छोड़ के आंदोलन में कूद तो गए, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज हुआ यार कि आंदोलन काफी लंबा चलेगा और काम धंधा नहीं है, तो पैसे कहां से आएंगे भाई? तो ऑब्वियस सी बात, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बट वापस से ब्रिटिश सरकार के इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करने का। सो एज ए रिजल्ट मूवमेंट्स के अंदर जो अपना जो मूवमेंट है बेटा यहां पे फेल हो जाता है टाउन्स के अंदर। ठीक है, अब कंट्री साइड गांव की बात की जाए तो यहां पे दो मूवमेंट्स आपको दिखाई देते हैं, एक द पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध और दूसरा है आपका द ट्राइबल मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब अगर हम बात करें दोस्तों यहां पे नंबर वन कि अवध के अंदर आप देखेंगे तो जो पीजेंट्स थे ना, उनको लीडर थे बाबा रामचंद्र, जो कि खुद एक जमाने में जो है आप देख सकते हैं पीजेंट रहा करते थे, खुद लेबर थे है ना, फिजी के अंदर दूसरा देश है वहां से करके आए थे लेबरी वगैरह, तो उनको काफी एक्सपीरियंस था और काफी हद तक बड़ी सिंपैथी थी हमारे फार्मर्स के साथ। अब यहाँ पे जो मूवमेंट था अवध के इलाके में, अवध का रीजन आज के जमाने का उत्तर प्रदेश के आसपास का इलाका आप देख लीजिए, मतलब अयोध्या लखनऊ वाला पूरा रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो जो पीजेंट्स इनको लीड कौन कर रहा था? बाबा रामचंद्र लीड कर रहे थे अवध के अंदर। ठीक है, अगेंस्ट लैंडलॉर्ड चंद तालुकदास। अब लैंडलॉर्ड चंद तालुकदास कौन होते हैं दोस्तों? लैंडलॉर्ड हो गए आपके जमींदार, तालुकदार मतलब छोटे से एरिया जो होता है गांव का, उसका ना इसका हेड हो गया। अब इनके पास ना काफी तगड़ी जमीनें हुआ करती थी, तो ये लोग क्या करते थे, कई बार अपनी जमीनों को रेंट पे या किराए पे किसानों को दे देते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, किसानों के पास रेंट देने के बाद भी सिक्योरिटी नहीं था कि उनको कभी भी ना निकाला जाए जमीन से। अब जैसे मान लीजिए एक जमींदार हूं, ठीक है, तुमने मुझसे किराए पे जमीन लिया 4 महीने के लिए, अब 4 महीने का किराया तो तुम मेरे को दे दिए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं तुमसे 1 महीने बाद चलो मेरी जमीन से निकलो, तो तुम 4 महीने का किराया देने के बाद भी तुम्हारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कि 4 महीने तुम्हें काम करने दिया जाएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थे, प्लस बेगार मजदूरी करवाना। कई बार जमींदार वगैरह क्या करते थे, बेचारे गरीब किसानों से बेगार यानी फ्री फंड का लेबर करवाते थे। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे किसान ना बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब इनके मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और किसान सभा बनाई जाती है, जिसको हेड कर रहे थे बाबा रामचंद्र के, जवाहरलाल नेहरू और कुछ और लीडर्स, राइट। अब आप देखेंगे तो ये सभा क्या करती है, बहुत सारे हमारे जो फार्मर्स हैं उनके डिमांड्स को पूरा करने के लिए काम करती है। जैसे फार्मर के क्या डिमांड्स है? नंबर वन, पहला, जितने भी हाई टैक्सेस एंड रेवेन्यू उसको खत्म किया जाए, बेगार मजदूरी को बंद किया जाए, मतलब फ्री का जो लेबर करवाते हो उसे खत्म कर दीजिए, और ऐसे लैंडलॉर्ड्स का सामाजिक बॉयकॉट किया जाए, मतलब सोशल सर्विसेज इनको देनी बंद कर दी जाए जो कि यहां किसानों को बहुत टॉर्चर करते हैं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट अवध किसान सभा ने क्या किया था, बहुत सारे नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किया था। नाई धोबी बंद का मतलब होता है, नाई मींस बार्बर, धोबी मींस कपड़े धोने वाला, तो इनकी सर्विसेज जमींदारों को प्रोवाइड करना हम बंद कर देंगे एज अ पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट, राइट। अब अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये मूवमेंट काफी वायरल हो जाता है, मतलब काफी वायरल भी होता है, काफी वायलेंट भी होता है। ठीक है, और दोनों वजह से आप देखोगे तो कांग्रेस जब नॉन कॉपरेशन स्टार्ट होता है तब ट्राई तो करती है इस मूवमेंट को अपने साथ मिलाने का, लेकिन जैसे ही वायलेंट हो जाता है तो कांग्रेस और गांधी दोनों इससे बहुत अलग हो जाते हैं। फिर आपका आता है द मूवमेंट ऑफ द ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश। अब यहां पे देखेंगे तो जो मेजर प्रॉब्लम थी वो क्या थी, कि जो फॉरेस्ट लॉज थे उन्होंने क्या किया था, जो आदिवासी भाई बहन थे हमारे, उनका जो बेसिक अधिकार होता है जंगलों से सामान लाने का, वो बिल्कुल छीन लिया। बिकॉज फॉरेस्ट लॉज आने के बाद से क्या हुआ, जो बेस्ट फॉरेस्ट थे, सबसे बढ़िया क्वालिटी के जंगल थे, उनके सभी प्रोडक्ट्स किसके लिए रिजर्व हो गए? ब्रिटिशर्स के लिए। और जो आदिवासी लोग हैं जिनका जीवन ही उस पर डिपेंड करता था जंगलों पे, उनके से उनके जो राइट्स थे वो यहां पे छीन लिए गए। अब उनको अलाउ नहीं था कि यहां पे वो जंगल में जा पाए। अब एज अ रिजल्ट क्या होता है बेटा, यहां पे जब ब्रिटिशर्स इनको फोर्स करते हैं आंध्र प्रदेश के आदिवासियों को, गुदम हिल्स में रहने वाले, तो यहां पे फोर्स किया जाता है इनको कि आप जो है फ्री में हमारे लिए रोड कंस्ट्रक्ट करो, तब ये लोग रिवॉल्ट कर देते हैं। अब इनको लीड करने वाले जो लीडर थे, इनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था, अल्लूरी सीताराम राजू। तो सीताराम राजू का पर्सनालिटी अपने आप में बड़ा कैप्टिवेटिंग है भाई, बिकॉज सीताराम राजू कहते थे कि यार मैं भगवान का अवतार हूं, मेरे पास स्पेशल पावर्स है, मैं फ्यूचर बता सकता हूं, लोगों को ठीक कर सकता हूं, गोलियां भी मेरे को नहीं मार सकती है ना। और गांधी के बहुत बड़े फैन थे। हालांकि इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स को हराना है तो वायलेंस लगेगा आपका, और इन्होंने बड़े सक्सेसफुली इस मूवमेंट को लीड किया। आप देखोगे बच्चों, ब्रिटिशर्स को मारने का ट्राई किया गया, बड़ा तगड़ा युद्ध चला यहां पे। फाइनली आप देखेंगे कि इस मूवमेंट को दबा दिया जाता है और अल्लूरी सीताराम राजू को कैप्चर करके मार दिया जाता है साल 1924 के अंदर, राइट। तो इस तरीके से अपना ट्राइबल मूवमेंट था यहां पे थोड़ा सा सबसाइड हो जाता है। अच्छा, अब अगर मैं तीसरी बात करूं आप यहां से नंबर 1, तो तीसरा जो मूवमेंट है बेटा यहां पे दैट वाज वेरी, चलो तो तीसरा मूवमेंट मैं आपको बता देता हूं, दैट इज द स्वराज इन द प्लांटेशंस। ठीक है, तो स्वराज इन प्लांटेशंस की अगर बात की जाए तो एक और इंपॉर्टेंट सा मूवमेंट है बच्चों, स्वराज इन द प्लांटेशंस। ठीक है, बहुत ही प्यारा मूवमेंट है। तो स्वराज इन द प्लांटेशंस क्या था, मैं आपको फटाफट से बताता हूं। देखिए नंबर 1, पहला तो हम बात करेंगे कि यार कि प्लांटेशंस ऑफ आसाम। प्लांटेशंस क्या होते हैं, जहां पे एक पर्टिकुलर टाइप का क्रॉप उगाया जाता है बहुत मतलब बड़े से एरिया में। तो आसाम के अंदर जो प्लांटेशंस है आपके, है ना, वहां पे क्या था दोस्तों कि कई सारे लेबर काम किया करते थे। अब एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का, जो लेबर्स को प्लांटेशंस के बाहर जाने का परमिशन नहीं
देता था कि बिना स्पेशल परमिट के बाहर जाना, इनको बाहर से अंदर आना अलाउड नहीं था और ऐसा स्पेशल परमिट कभी इनको मिलता ही नहीं था। अब क्या होता है, इनके अंदर एक स्वराज का मतलब इनके लिए बहुत ही क्लियर था कि बाहर आने जाने का परमिशन इनको मिल जाए, और दूसरी बात जिन गांव से आए हैं उससे इनका लिंक जो है जो टूट चुका था फिलहाल अभी, उसे दोबारा एस्टैब्लिश करने का इनको मौका मिले, मतलब अपने परिवार वालों से मिलने का मौका मिले। तब जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन के बारे में सुना तो इन्हें लगा कि गांधी कोई राजा है, कोई महाराजा है जिनका राज आने वाला है, और उनका राज आ गया तो सभी लोगों को अपने गांव के अंदर जो है जमीनें मिलेंगी और वो वहीं पे रह करके अपना खेतीबाड़ी कर पाएंगे, राइट। और इतना ही सुनते जो है इतना मोटिवेट हो जाते हैं गांधी से कि जो है जब नॉन कॉपरेशन स्टार्ट होता है तो रूल्स वगैरह ब्रेक करके जो है प्लांटेशन से भाग जाते हैं। बट क्योंकि रेलवे बंद पड़े थे, आपके स्ट्राइक चल रहा था सब चीजों का, तो अपने गांव कभी नहीं पहुंच पाते, इनको मारा जाता है, पीटा जाता है, पुलिस जो है वापस पकड़ के प्लांटेशन ले आती है। फिलहाल एक चीज बहुत अच्छी है यहाँ पे, अगर आप देखोगे दोस्तों कि नो डाउट यार कि यहां पे हर एक के लिए स्वराज का मतलब अलग था, हर एक के लिए इंडिपेंडेंस का मतलब अलग था, लेकिन जब भी वो अपने आप को यहां पे रिलेट करके देख पाते थे कांग्रेस के मूवमेंट्स के साथ या गांधी जी के नाम के साथ या जो भी वो करते थे गांधी जी का नाम लेकर के, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बैरियर्स को तोड़ते हुए एक ऑल इंडिया यूनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो लोगों के अंदर वो भारतवासी होने का आप कह सकते हो जो फैक्ट है, जो फीलिंग है, वो यहां डेवलप हो रहा था। अब क्या होता है, 1922 की बात है, करीब चौरी चौरा गोरखपुर एक जगह है ना, तो उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर पड़ता है, वहां पर जगह है चौरी चौरा। तो वहां पे क्या होता है यार, एक पीसफुल तरीके से प्रोसेशन चल रहा होता है और पुलिस वाले उस पर फायरिंग करते हैं, बदले में जो है जो भीड़ होती है वो इतनी गुस्सा हो जाती है पुलिस स्टेशन में आग लगा देती है। तो इस पूरी घटना में 3 जो है सिविलियंस मरते हैं और 22 पुलिस वाले जिंदा जल के मर जाते हैं बच्चों। और इसके बाद जो वायलेंस इतना जबरदस्त लेवल पे स्प्रेड होता है, वो गांधी को इस बात के लिए कन्विंस कर देता है कि अभी सत्याग्रही जो है आपके रेडी नहीं है नॉन वायलेंट मेथड्स के लिए, इसलिए गांधी को बंद करना पड़ता है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बंद होने का जो इमीडिएट कॉज था दोस्तों, वो था आपका द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद वायलेंस इतना ज्यादा फैल जाता है कि गांधी जी इसको बंद कर देते हैं। अब आप देखो कि कांग्रेस के अंदर एक अलग सा मतलब एक अलग सा फीलिंग है, मिक्स फीलिंग है, ठीक है। बहुत सारे लीडर्स जैसे सियार दास, मोतीलाल नेहरू, इनको ये लगा यार कि बड़े बड़े मास स्ट्रगल्स करने से कोई फायदा है नहीं, जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि आप चुनाव लड़िए, आप काउंसिल्स का हिस्सा बनिए और वहां पे बताइए कि काउंसिल्स कैसे अनडेमोक्रेटिक तरीके से काम करती है और वहां पे बदलाव के लिए, चेंजेस के लिए फाइट करिए। एंड एज अ रिजल्ट ये लोग क्या करते हैं, 1923 के अंदर कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनाते हैं, इसका नाम था स्वराज पार्टी। अब आप देखो कि जो यंगर पॉलिटिकल लीडर्स थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनका आइडियोलॉजी थोड़ा अलग था। इनका मानना था कि ना काउंसिल इलेक्शन से कुछ होगा, ना बड़े मास स्ट्रगल से कुछ होगा, अब अपने को चाहिए फुल ऑन आजादी। तो अभी तक हम हाफ हार्टेड इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, अभी तक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और वो होना चाहिए देश की आजादी, है ना, जिसके चलते जो ब्रिटिशर्स को बाहर जाना चाहिए और इंडिया को आजाद होना चाहिए। अब 2 ऐसी फैक्टर्स थे जिन्होंने क्या किया, भारतीय पॉलिटिक्स को लेट 1920s में शेप किया। नंबर 1 पहला था इकोनॉमिक डिप्रेशन, दूसरा साइमन कमीशन। अब आप देखेंगे दोस्तों कि एग्रीकल्चर के जो प्राइजेस थे, एग्रीकल्चर प्राइजेस, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम होते हैं वो 1926 से गिरना स्टार्ट होते हैं और 1930 तक आते आते लगभग धड़ाम से गिर जाते हैं। एज अ रिजल्ट जो बेचारा किसान इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान बेचता था, उसकी इनकम यहां पे बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। अब वो बेचारा टैक्स वगैरह यहां पे दे नहीं पा रहा है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक साइमन कमीशन आता है यहां पे। साइमन कमीशन क्या था, इसको हम कई बार इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। अब 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसने कहा था कि 10 साल बाद हम एक रॉयल कमीशन भारत भेजेंगे, जिसका काम होगा यहां पे भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव को सजेस्ट करना। अब जो उस टाइम पे सरकार थी ब्रिटेन के अंदर, है ना, उसका नाम था कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार, उसको हम टोरी गवर्नमेंट भी कहते हैं कई बार। अब वहां पे सरकार को एक डर था कि आने वाले चुनाव में कहीं वो हार ना जाए, तो एज अ रिजल्ट क्या करती है सरकार, साइमन कमीशन मतलब सर जॉन साइमन के अंडर एक 7 मेंबर का कमीशन बनाती है, ठीक है। और 1927 में उसे अपॉइंट किया जाता है, जो कि 1928 के अंदर भारत आता है दोस्तों। अब प्रॉब्लम इस कमीशन के साथ ये थी कि 7 मेंबर्स में से एक भी मेंबर इंडियन नहीं था, और जब ये भारत आता है तब आप देखोगे उसका स्वागत किसके साथ किया जाता है, काले झंडों और स्लोगन्स ऑफ द साइमन गो बैक। बिकॉज यहां पे सभी पार्टीज इस बात से बहुत नाराज थी कि आप इंडिया के लिए सजेस्ट करने आ रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, लेकिन एक भी इंडियन इस कमीशन के अंदर नहीं है, तो सभी लोग साइमन कमीशन का विरोध करते हैं यहां पे। हालांकि साइमन यहां पे जाता नहीं है वापस, यार अपनी रिपोर्ट बना के सबमिट करता है, उसके बाद ही रिटर्न्स बैक, ठीक है। चलिए अब आप देखोगे साल चल ही रहा होता है कि साल 1929 आता है 1929, और 1929 में जो पॉलिटिकल हालात है भारत के बड़े खराब होते हैं, राइट। और उस जमाने के जो वाइसरॉय इरविन थे, इनफैक्ट वो कांग्रेस के सामने एक ऑफर भी रखते हैं कि आप एक काम करिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है लंदन में, वहां जाके सभी मैटर्स को डिस्कस करिए और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में कभी डोमिनियन स्टेटस आपको दे देंगे, यानी आप अपनी छोटी सरकार इंटरनल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए बना सकते हो। अब कांग्रेस को आइडिया पसंद नहीं आया तो कांग्रेस ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। फिर दिसंबर 1929 में लाहौर का एक और सेशन होता है कांग्रेस का, इसकी प्रेसिडेंसी होती है जवाहरलाल नेहरू के पास, और यहां पर डिसाइड किया जाता है कि अब हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस से नीचे कुछ नहीं डिमांड करेंगे, पूर्ण स्वराज की शपथ जो है बेटा ली जाती है और डिसाइड करते हैं कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम ऑब्जर्व करेंगे देश का इंडिपेंडेंस डे। हालांकि आइडिया बहुत हाइपोथेटिकल सा था, ठीक है, देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन आपको याद होगा कि आज भी हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, क्यों?
बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो ये 26 जनवरी का जो डेट आया आपका रिपब्लिक डे का, वो आता है इसी पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन से। तो उसको रिस्पेक्ट करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली बात है 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे नहीं सेलिब्रेट कर पाए, तो वो डेट हमने रिजर्व किया। फिर हम लोग अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन इंप्लीमेंट किए, देश को दिया, है ना। और आप देखो बेटा, हम लोग उस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 जनवरी का अगली बार कोई आपसे पूछे कि 26 जनवरी ही क्यों यहां पे डेट चूज की गई, तो उसका रिलेशन है यहां पे अपनी पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन से। ठीक है, चलो अब सवाल उठता है बेटा यहाँ पे कि यार सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस। अब अगर आप देखोगे तो भारतीय पॉलिटिक्स जो है ना, अभी थोड़ा सा काफी ज्यादा टर्मोइल वाले फेस में है ना, बड़ा तगड़े तरीके से बदल रही है। अब गांधी को फील हुआ यार कि अगर आपको अचीवमेंट चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपको और बड़ा मूवमेंट लेकर के आना पड़ेगा। वो तभी पॉसिबल है जब समाज का हर एक इंसान यहाँ पे कनेक्टेड हो, और उसको कनेक्ट करने के लिए कोई कॉमन यहाँ पे आपको चीज ढूंढनी पड़ेगी, और वो कॉमन चीज थी आपका नमक। अब आप देखोगे तो नमक एक ऐसा चीज था जो कि गरीब खाता है, अमीर खाता है, हर कोई खाता है, और नमक के ऊपर उस जमाने में टैक्स लगा करता था। ब्रिटिश सरकार के पास कंप्लीट राइट्स थे नमक बनाने के, इंडियन नमक नहीं बना सकते थे। तो गांधी ने सोचा कि क्यों ना यार नमक को एक मीडियम बनाया जाए टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल। ठीक है, अब क्या होता है भाई, यहां पे गांधी जो है एक लेटर लिखते हैं वाइसरॉय इरविन को। करीब 11 डिमांड्स थी उस लेटर में, अलग अलग क्लासेस की, और सबसे मेजर डिमांड था कि नमक के ऊपर से टैक्स को हटा दिया जाए। अब क्या होता है दोस्तों, गांधी कहते हैं कि अगर आपने 11 मार्च तक मेरी डिमांड्स को नहीं मारा तो मैं 12 मार्च से सिविल डिसोबीडियंस असॉल्ट सत्याग्रह की स्टार्टिंग करूंगा। वाइसरॉय इरविन बस बात को सुनते नहीं, और 12 मार्च 1930 को गांधी निकल पड़ते हैं अपने साबरमती आश्रम से टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। तो डांडी जो है समुद्र के पास एक छोटा सा गांव सा था, है ना। तो वहां की पदयात्रा पे निकल चलते हैं पैदल पैदल। तो इनके साथ इनके ट्रस्टेड 78 वॉलंटियर्स होते हैं दोस्तों, तो इनके आश्रम से इनके साथ निकले थे, और 240 मील्स लंबा ये लगभग वॉक था आपका। तो 10 मील लगभग ये पर डे चलते थे, लोगों से बातचीत करते थे। तो ये मूवमेंट अपने आप में बहुत बड़ा होता गया। फाइनली आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे जो है गांधी जी लगभग 6 अप्रैल के बाद जो है 6 अप्रैल के आसपास जो है अपना यहाँ पे क्या करते हैं, नमक बनाते हैं आपके समुद्र से। और वहां पे जैसे ही नमक बनाते हैं दोस्तों, तो नमक लॉ यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, सॉल्ट लॉ ब्रेक हो जाता है, और ये सिंबल था किसका, हमारे सिविल डिसोबीडियंस का। राइट, तो आप देखोगे तो जैसे ही गांधी ये सिंबल करते हैं, तो आप देखेंगे पूरे देश भर के अंदर सिविल डिसोबीडियंस बड़े लेवल पे स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। अब सिविल डिसोबीडियंस नॉन कॉपरेशन से डिफरेंट कैसे, बिकॉज नंबर 1 यहां पे नॉन कॉपरेशन में सिर्फ कॉपरेट ना करने को बोला गया था। ठीक है, कि आप आसानी से कोई बात नहीं मानोगे। सिविल डिसोबीडियंस में क्लियरली कहा गया कि जितने भी कॉलोनियल लॉज हैं आप सभी को ब्रेक कर दीजिए यहाँ पे। राइट, तो लोगों ने क्या किया, बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया फॉरेन गुड्स का, टैक्सेस देना बंद कर दिए, फॉरेस्ट लॉज तोड़ना स्टार्ट कर दिए, खुद नमक बनाना स्टार्ट कर दिया, नमक की फैक्ट्री के अगेंस्ट आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। अब आप देखोगे तो ब्रिटेन ने इसके प्रति क्या किया, एक ही पॉलिसी को अपनाया, दैट इज ब्रूटल रिप्रेशन। ब्रिटिशर्स का सिंपल था, द मोमेंट कभी भी इंडियंस आंदोलन करते थे, ब्रिटिशर्स का सिंपल था कि इनको जबरदस्त तरीके से मार पिटाई करो इनकी, है ना। मार पिटाई करना इज द ओनली सोल्यूशन दैट ब्रिटिशर्स गॉट। तो अब देखोगे ब्रिटिश वही करते हैं, लगभग 1 लाख सत्याग्रहियों को अरेस्ट कर लिया जाता है, महात्मा गांधी खुद अरेस्ट हो जाते हैं। प्लस आप देखेंगे पेशावर वगैरह वाले इलाके में खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत ही बड़े लीडर हुआ करते थे कांग्रेस के, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है यार देश के अंदर कि गांधी को लगता है कि अभी इस मूवमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, और गांधी यहां पे सिविल डिसोबीडियंस को बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद करने के बाद ये वाइसरॉय इरविन के साथ एक पैक्ट साइन करते हैं 5 मार्च 1931 को, जिसके तहत आप देखोगे दोस्तों कि गांधी जी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लंदन चले जाते हैं, और साथ ही साथ जो है आप देखोगे जो इरविन है वो जितने भी लोगों को बंदी बनाया था पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, उन्हें रिलीज कर देता है। हालांकि कॉन्फ्रेंस आपकी फेल हो जाती है, ऑब्वियसली बात है, जब गांधी रिटर्न करते हैं तो गांधी को लगता है कि कॉन्फ्रेंस तो फेल हो गई है, ठीक है, और हमें दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस करना चाहिए। बट प्रॉब्लम इसकी, जब गांधी भारत वापस आए, उनकी कॉन्फ्रेंस में कोई बात नहीं बनी यहाँ पे, तो उनको पता चला कि कांग्रेस इलीगल घोषित कर दी गई थी, मैक्सिमम बड़े बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया था दोबारा से। तो गांधी को लगता है कि दोबारा सिविल डिसोबीडियंस करना चाहिए। अब गांधी करते भी है, लेकिन लोग अभी उतने एंथुसियाज्म के साथ इस पर पार्टिसिपेट नहीं करते, बिकॉज जिन लोगों ने पहली बार किया था उनके रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिले थे उनको, एंड एज अ रिजल्ट लोग इतना मोटिवेट नहीं होते। तो 1934 तक जो सेकंड फेज है इसका, वो यहाँ पे डाई डाउन कर जाता है। राइट, अच्छा अब एक क्वेश्चन आता है मेरे भाई कि हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट, क्या किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। देखो बहुत नंबर सिंपल, पहले आ जाता है हमारे अमीर किसान। तो जाट और पाटीदार दो ऐसी कम्युनिटी थी, जाट उत्तर प्रदेश के, पाटीदार आपके गुजरात के, दो ऐसी कम्युनिटी थी जो इंटरनेशनल मार्केट में सामान बेचा करती थी। अब जब एग्रीकल्चर डिप्रेशन आया तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है इनके सामान की वैल्यू गिर जाएगी, इनके पैसे कम हो जाएंगे, तो ये बेचारे टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे। राइट, और इसी वजह से जो है इन्होंने यहाँ पे इस डिमांड को पूरा करवाने के लिए कि हमारे टैक्सेस को कम कर दिया जाए, यहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के फर्स्ट फेज को ज्वाइन किया था। लेकिन मूवमेंट अब्रप्टली एंड हो जाता है, इनके टैक्स रेट्स रिवाइज नहीं होते, तो अगली बार जब मूवमेंट स्टार्ट होता है तो ये लोग एंथुसियाज्म नहीं दिखाते। आपके पुअर पीजेंट्स बेचारे, इन्होंने जितने भी हमारे गरीब किसान थे, वो ऑब्वियसली बात है कांग्रेस के साथ बहुत ज्यादा मिलकर नहीं चल पाए। क्यों? बिकॉज कांग्रेस इनके कैंपेन को सपोर्ट नहीं करती। जो पुअर किसान थे वो भी बहुत परेशान थे, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का दाम आपको मिल नहीं रहा है। तो किसान बेचारा क्या करेगा, जो उसको दाम ही नहीं मिलेगा उसके अनाज का, उसके सामान का, तो कहां से पैसे लेकर के आएगा? इनके पास पैसे नहीं है।
अब कई सारे किसान इसमें ऐसे थे जो किराए पे लेके जमीन पे काम किया करते थे, अब ये चाहते थे कि इनका किराया माफ कर दिया जाए, ठीक है, इनसे किराया ना लिया जाए, तो ये नो रेंट कैंपेन चलाने लगे। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कांग्रेस इनकी कैंपेन्स को एक्सेप्ट नहीं करता, कांग्रेस इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। क्यों? बिकॉज कांग्रेस के पास पैसा, फंडिंग, सपोर्ट कहां से आती थी? अमीर जमींदारों से, बिजनेस क्लास लोगों से। तो ऑब्वियस सी बात है अगर कांग्रेस यहां पे गरीब किसान का सपोर्ट करेगी तो डेफिनेट सी बात है जो अमीर लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट कांग्रेस इन लोगों को सपोर्ट नहीं करती। अब बिजनेस क्लास की अगर बात करें तो बिजनेस क्लास ने वर्ल्ड वॉर 1 में तगड़ा प्रॉफिट कमाया था, अब ये चाहते थे कि इनका बिजनेस और एक्सपैंड हो, लेकिन जब चीजें नॉर्मलाइज हो गई तो वापस आप देखोगे ब्रिटेन ऐसी पॉलिसीज लेकर के आता है जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज का बैंड बच जाता है, ठीक है। तो इंडियन इंडस्ट्रीज चाहते थे कि यार इंडियन इकोनॉमी से जो है ब्रिटेन की इस कॉलोनियल पॉलिसी को हटाया जाए, ट्रेड को फ्री बनाया जाए और सभी लोग यहां पे अच्छे से व्यापार कर पाए, और इसी वजह से आप देखोगे ये लोग सिविल डिसोबीडियंस को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने इनफैक्ट अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस 1920 में और एक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बनाया था 1927 के अंदर। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस थे जो बिजनेस क्लास ने डिजाइन किए थे यहां पे अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो इनका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था दोस्तों, इन्हें जो था ऐसा सिस्टम चाहिए था जहां पे इनके प्रोडक्ट्स बढ़िया सेल हो और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स इनके साथ कंपटीशन में मिले। चल, लेकिन जब फर्स्ट फेज आपका फेल हो जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, तो आप देखोगे सेकंड में वाले में इतना ज्यादा एंथुसियास्टिकली ये परफॉर्म नहीं करते। इनको इस बात का भी डर था कि लंबे समय तक अगर वायलेंस चलता रहा तो इनका बिजनेस इंपैक्ट होगा। साथ ही साथ इस बात का भी डर था कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लीडर्स ऐसे आ रहे हैं जो सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, और अगर सोशलिज्म प्रमोट हो जाएगा दोस्तों तो ऑब्वियसली बात है प्राइवेट बिजनेस की डिमांड बच जाएगी। तो इस वजह से आप देखोगे तो इनका पार्टिसिपेशन भी बहुत लिमिटेड था। अब महिलाओं की बात करें, नो डाउट कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट बनाया, फॉरेन क्लॉथ को ब्लाइकआउट किया, लिकर शॉप्स को ब्लॉक किया, सब कुछ किया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनको सामाजिक और पॉलिटिकल राइट्स यहां पे नहीं मिलते। कांग्रेस और गांधी इस बात से बहुत कन्विंस थे कि अभी महिलाओं के लिए राइट टाइम नहीं कि वो यहां पे किसी भी प्रकार का सामाजिक और पॉलिटिकल राइट यहां पे होल्ड करे, राइट। इनफैक्ट एक लाइन आती है एनसीईआरटी में, गांधी इस बात से कन्विंस थे कि महिलाओं का जो प्राइम रोल है वो सिर्फ मदर्स और वाइफ्स बनने का है, व्हिच इज अगेन वेरी नॉट एक्सपेक्टेड, राइट। तो फिलहाल आप देखोगे कांग्रेस महिलाओं को चाहती थी कि वो लोग आंदोलन में दिखे, सिंबॉलिकली उनका प्रेजेंस हो, लेकिन जब इनके बात आती थी सामाजिक और पॉलिटिकल अधिकारों की तो ये कहीं पे भी खड़े नहीं होते थे। तो these are the major participants of the सिविल डिसोबीडियंस, राइट। अब एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस, यानी किन लोगों ने यहां पे सीडीएम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। नंबर 1 आ जाते हैं दलित से। देखो दलित से अनटचेबल्स जिन्हें कहा जाता था उस टाइम पे, ठीक है, तो वो समाज का वो हिस्सा थे हमारे दलित भाई बहन जिनको बड़ा दबाया जाता था बाय द अपर क्लासेस, ठीक है। तब इनको लगता था कि इनके सोल्यूशन बस एक ही है, वो है पॉलिटिकल सोल्यूशन और सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो इन्हें लगता था कि हमारी प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब हमें रिजर्वेशन दिया जाएगा जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, साथ ही साथ चुनाव में हमारी सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए जाएंगे, मतलब एक ऐसा इलाका चुनाव के अंदर जहां पे खड़े होने वाला पर्सन भी दलित कैंडिडेट है और उसको वोट करने वाले भी सभी दलित हैं। अब इनको जो लीड कर रहे थे उनका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने यार दलित को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक एसोसिएशन बनाया 1930 में, जिसका नाम था डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। अब जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो इसी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के मुद्दे को लेकर के अम्बेडकर साहब गांधी से भिड़े आते हैं, जहां पे गांधी इस बात को बड़ा डिसएग्री कर रहे थे कि आपका जो डिमांड है वो जस्टिफाइड नहीं है ना, आप अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स बना दोगे तो आप तो और ज्यादा अलग कर दोगे इनको सोसाइटी से, विच इज नॉट राइट। हालांकि आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार नालायक एक नंबर की, और डिवाइड करने के लिए डेफिनेट सी बात है क्या करती है, अंबेडकर की डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती है। तो जैसे अंबेडकर का सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड एक्सेप्ट होता है, यहाँ पे गांधी जी जो है फास्ट एंड टू डेथ पे चले जाते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि मैं आमरण अनशन पे बैठ गया, भाई मैं तो ये चीज नहीं सहन कर पाऊंगा। तो अब क्या होता है, फाइनली पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप होता है, गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में एक पैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन होता है, यहाँ पे इसको आप कहते हैं द पूना पैक्ट ऑफ 1932। अब इससे क्या होता है, नो डाउट कि रिजर्व सीटें मिल जाती हैं हमारे दलित्स को, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि अभी सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड तो मान लिया गया, लेकिन यहां पे एक चेंज आएगा छोटा सा कि खड़े होने वाला जो कैंडिडेट है वो तो दलित होगा, लेकिन वोट करने वाली जो जनता होगी वो कॉमन होगी, और इसी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ यहां पे दोनों एक दूसरे की बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। दूसरा है मुस्लिम पार्टिसिपेशन। तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन अगर देखो दोस्तों काफी कम रहता है। कैसे? नंबर 1, पहला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जब अब्रप्टली बंद कर दिया गांधी जी ने, उसके बाद से आप देखेंगे मुस्लिम संगठनों, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर एक बात बहुत कॉमनली आ गई कि यार कांग्रेस और गांधी हमारे साथ कभी भी साथ मिलकर काम नहीं करने वाले, बिकॉज खिलाफत के जो डिमांड्स उस टाइम पूरे नहीं हुए थे, नॉन कॉपरेशन बंद कर दिया गया था, तो वहां से जो दरार है हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में बड़ी होती जाती है। फिर आप देखोगे कुछ टाइम बाद कांग्रेस बहुत ओपनली जो है हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है, हिंदू महासभा वगैरह हो गई। तो आप देखोगे एज ए रिजल्ट जो हिंदूज के मुस्लिम्स की दूरी है वो लगातार बढ़ती आती है। और जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग का, उनका मानना था कि अगर हमको रिजर्व्ड इलेक्टोरेट्स नहीं दी गए, जैसे दलित डिमांड कर रहे थे, तब तक हम लोग हमारा सर्वाइवल यहां पे मुश्किल है, राइट। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि यहां पे जिन्ना भी डिमांड करने लगते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। अब एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है साल 1928 के अंदर, ताकि एक मिल करके कॉमन एजेंडा बनाया जा सके। वहां पे कहा जाता है जिन्ना को कि आप अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को गिव अप कर दीजिए। तो जिन्ना कहता है ठीक है यार मैं डिमांड नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अश्योर्ड नंबर ऑफ सीटें चाहिए सेंट्रल असेंबली में। जो सेंट्रल असेंबली होगा उसमें मुस्लिम्स की सीटें फिक्स कर दी जानी चाहिए, और इन सीटों का नंबर डिपेंड करेगा मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज के बेसिस पे, यानी जो आपके बंगाल और पंजाब में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया
आइडियाज हैं उनके बेस पर डिसाइड किया जाएगा कि कितनी सीटें यहां पे फिक्स की जाएंगी, राइट। अब एज ए रिजल्ट आप देखते हो कि इनकी इस डिमांड को एमआर जयकर हिंदू महासभा के रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद से हिंदूज एंड मुस्लिम्स का जो कहते हैं ना डिफरेंस है वो काफी हद तक बेटा आप देखेंगे बढ़ता चला जाता है, राइट। तो इसी के साथ हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग, राइट। नाउ अभी तक आपने ये देखा यार कि किस तरीके से हमारे गांधी ने आंदोलन किया, किस तरीके से आप देख सकते हो मल्टीपल आंदोलन हुए, मल्टीपल मूवमेंट्स हुए, है ना। कितने सारे लोगों ने नॉन कॉपरेशन पार्टिसिपेट किया, कुछ लोग थे इन्होंने सीडीएम में पार्टिसिपेट किया, कुछ ने नहीं किया। तो एक होल सिनेरियो चलता आया हुआ है। तो अभी तो अपनी बात की सिर्फ मूवमेंट्स की, स्ट्रगल्स के, आंदोलनों की। तो इन आंदोलन, स्ट्रगल्स, मूवमेंट्स में तो नो डाउट यार लोगों के बीच में यूनिटी बना, लेकिन एक और तरीका ऐसा था जिसके थ्रू यहां पे लोगों के अंदर यूनिटी आया, एक कॉमननेस आई, एक इंडियन होने का भावना आया, और वो था आपका कल्चर। तो देखिए कई सारी ऐसी चीजें हमारे नेशनल लीडर्स ने की जिससे लोगों के अंदर एक कल्चरल बिलोंगिंग बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इसको हम कहते हैं कई बार द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग या फिर द कल्चरल बिलोंगिंग, ठीक है। अब अगर आप देखोगे नंबर 1, तो इसको बनाने में यार बहुत सारी चीजों का रोल रहा है। जैसे नंबर 1 पहला है आपकी पॉपुलर इमेजेस। अब भारत माता की इमेज अगर आप देखोगे तो कई सारे आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी भारत माता, ये जो भारत का जो आइडिया है, कंट्री का जो आइडिया है, इसको एक इमेज से, एक फीमेल फिगर से यहां पे रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया था, और ये फीमेल इमेज थी आपकी भारत माता की। तो अभी लोगों के अंदर एक माइंड में एक आइडिया आ गया कि यार अपने को भारत माता को आजाद कराना है, तो हमारी एक माता है, हमारी गॉडेस है, जिनको ब्रिटिशर्स यहां पकड़ के रखा हुआ है, हमको उन्हें आजाद कराना है। तो देश को रिप्रेजेंट किया जाने लगा बाय फीमेल एलिगरी, ठीक है। अब इनके नो डाउट क्या रंग रूप बहुत बार बदलेंगे, कई जगह आप देखेंगे। जैसे पहला इमेज बनाया था, ठीक है, सबसे पहली बार जो है इमेज क्रिएट किया था आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, उन्होंने गाना भी लिखा था वंदे मातरम, जो उनकी नॉवल आनंद मठ में आपको देखने को मिलता है बाद में। फिर इसी इमेज को पेंट किया था पहली बार अवनींद्रनाथ टैगोर ने। फिर तब से लेकर के भारत माता की इमेज में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलते हैं, राइट। अच्छा, दूसरा था हमारा रिवाइवल ऑफ द फोकलोर। अब कई सारी लोकल कहानियां, किस्से ऐसे थे दोस्तों जो हमारे कल्चर का एकदम सुपर्ब इतिहास बताते हैं, और इन कहानियों, किस्सों को दोबारा से वापस लाना, लोगों के सामने रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बंगाल के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर ये जिम्मेदारी उठाते हैं। मद्रास में नातेशा शास्त्री किताब लिखते हैं बहुत बड़ी सी, द फोकलोर ऑफ द सदर्न इंडिया। सभी तमिल भाषा की जो फोक टेल्स थी, लोकल कहानियां थी, उस किताब में पब्लिश की जाती है, और कहा जाता है ये किताब हमारी ट्रू इंडियन कल्चर को यहां पे रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा आइकन्स एंड सिंबल्स की बात की जाए तो बहुत सारे झंडे आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। जैसे स्वराज फ्लैग हो गया, आपका स्वदेशी फ्लैग हो गया, है ना। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे एक फ्लैग बनाया गया, एक झंडा बनाया गया, उसमें आप देखोगे तो इंडिया के पूरे एसेंस को दिखाया गया। गांधी जी ने अपना एक स्वराज फ्लैग बनाया। तो इस तरीके के जो सिंबल्स थे लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि जब भी आप आंदोलन करते थे, झंडा हाथ में लेके चलते थे, गाने गाते थे वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा था, लोग एक दूसरे से यूनिटी यहां पे फील करते थे, राइट। इसके अलावा अगर देखोगे री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री दोस्तों, तो यहां पे हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करना भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं मतलब बहुत बढ़िया स्टेप था जो कि नेशनलिस्ट ने उठाया। बिकॉज हमारा इतिहास क्या है, बहुत ही ज्यादा स्वर्णिम इतिहास है यार। हमारा इतिहास बहुत रिच है, हमारी ग्लोरी बहुत रिच है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमको आके इंफीरियर फील करा दिया कि आपका इतिहास, आपका कल्चर सब बेकार है। अभी जरूरत थी कि वापस उस इतिहास को पढ़ने की, वापस उस हिस्ट्री को पढ़ने की, प्राउड फील करने की अपने कल्चर को लेकर के, और तभी लोग यूनाइट होंगे, तभी लोग फाइट करेंगे, तभी लोग आगे आएंगे ब्रिटिशर्स को हटाने में। तो अगर आप देखोगे मल्टीपल रोल्स थे जिन्होंने यहां पे प्ले किया टू बी क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब क्विट इंडिया मूवमेंट का छोटा पैराग्राफ दिया हुआ है दोस्तों आपकी किताब में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट बेसिकली हुआ था 1942 के अंदर। तो जहां पे आप देखोगे कि जब क्रिप्स मिशन भेजा जाता है भारत में सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया के सपोर्ट के लिए, इंडिया उस बात को रिजेक्ट कर देता है, सपोर्ट देने से मना कर देता है। तब आप देखेंगे जो गांधी है, जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, एक ऑल इंडिया लेवल पे स्ट्रगल की डिमांड करती है। गांधी अपनी फेमस स्पीच देते हैं, उसमें कहते हैं करो या मरो, यानी डू और डाई का स्लोगन वो देते हैं, और लोगों से कहते हैं कि बड़े लेवल पे नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल करना है। और ये स्ट्रगल इतना तगड़ा होता है यार कि पूरी ब्रिटिश मशीनरी आप कह लीजिए टू अ हॉल्ट हो जाती है, मतलब एकदम ठहर सी जाती है। इसमें बड़े बड़े लीडर्स को आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारी फीमेल लीडर्स आपकी निकल के आती हैं, अरुणा आसफ अली, रामा देवी हो गई, कनकलता बरुआ हो गई, ठीक है। तो बहुत सारे यंग एंड फीमेल लीडर्स एंड मेल लीडर्स आपको इस मूवमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। पूरे मतलब पूरे भारत में पहली बार इतने बड़े लेवल पे इतना तगड़ा मूवमेंट होता है, राइट। और यहां पे जो है नारा दिया जाता है अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी क्विट इंडिया, वेरी वेरी सिंपल। और गांधी डिमांड करते हैं कि जो पावर है वो इमीडिएटली ट्रांसफर कर दी जाए अभी भारत के अंदर, ठीक है, मतलब भारत के पास, और इंग्लिश जो है जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया को छोड़ के यहां पे चले जाए। फिलहाल बट वो ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के नहीं जाते, नो डाउट इस मूवमेंट को दबा दिया था, सप्रेस कर दिया था, लेकिन इसके बाद पुराने जैसे हालात जो है दोबारा रिस्टोर नहीं किए जा सकते। तो बच्चों यही थे आपके चैप्टर्स के मेजर हाइलाइट्स, ये था आपका छोटा सा प्यारा सा समरी, है ना। उम्मीद है कि हमने लगभग काफी समय ले लिया। कितना समय ले लिया मैंने आपका यार? 40 मिनट ले लिया यार, काफी सारे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लगभग 20 मिनट में जो है आपका ये टॉपिक खत्म करूंगा, बट अगेन यार ये टॉपिक काफी लंबा लंबा सा है, तो आपको अगर रिवाइज करा रहा हूं तो मेजर पॉइंटर्स भी बताने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कोई नहीं यार, इसको तुम 2x पे चला के देख लेना। वैसे मैंने काफी तेजी बताया आपको सारी चीजें, शॉर्ट पॉइंटर्स हैं, चाहो तो उसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं बच्चों, लव यू गाइस, बाय।